इस दुनिया में कितने तरह के लोग बसे हुए हैं। क्या पता आपके साथ खड़ा व्यक्ति ही आपकी जान का दुश्मन हो। क्या पता जिसके ऊपर आप इतना ज्यादा विश्वास करते हो वही आपकी जान लेने के लिए पीछे पड़ा हो। जी हाँ, बहुत तरह के क्रिमिनल माइंड्स इस दुनिया में छिपे हुए हैं और ऐसी ही कुछ फोटोज इस दुनिया में आज भी इंटरनेट पर घूमती हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, आज मैं आपको 3 ऐसी फोटोज़ के पीछे का रहस्य बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप भी कहेंगे कि क्या ये सच में पॉसिबल था। सब कुछ बताऊंगा मैं इस कहानी के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है पंकज, आप देख रहे हो पॉडकास्ट विद पंकज का एक नया एपिसोड। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही अमेजिंग क्राइम स्टोरीज और हॉरर स्टोरीज मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जरा इस फोटो को देखिए। इस फोटो में आपको क्या अजीब लग रहा है? बेशक आप कहेंगे कि इसमें तो कुछ भी अजीब नहीं है। 3 लड़कियां मजे कर रही हैं, तीनों अच्छी दोस्त लग रही हैं आपस में, इसमें क्या ही अजीब हो सकता है? लेकिन नहीं, जरा रुकिए। इन तीनों के बीच में एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी छुपी हुई थी जो बाद में निकल कर सामने आई। जी हाँ, जो इसमें राइट साइड में आप लड़की देख रहे हैं इसका नाम है स्काइलर नीस और इसी बेचारी स्काइलर का बिना बात के, लिटरली बिना बात के मर्डर कर दिया गया इसकी ही 2 बेस्ट फ्रेंड्स द्वारा, जिनका नाम शीला एडी और रैचल शॉफ था। और जरा आप देखिए, यही दोनों लड़कियां इसके ही साथ इसकी अच्छी दोस्त बनकर फोटोज क्लिक करवा रही हैं। बेचारी स्काइलर इन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। ये तीनों आपस में एक साथ स्कूल जाती थी, एक ही बेंच पर बैठती थी और तीनों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड यहाँ स्कूल वालों ने देखा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि शीला और रैचल के मन में आखिर स्काइलर को लेकर चल क्या रहा है। अगर इन दोनों के द्वारा दिए हुए बयानों की ही माने तो ये दोनों ही आपस में किसी तंत्र मंत्र में फंस चुकी थी। बेशक इन्होंने किसी बाहरी बाबा वगैरह का कोई सहारा नहीं लिया था, लेकिन इन दोनों के मन में ही पता नहीं क्यों यहाँ स्काइलर के लिए नफरत पैदा हो चुकी थी। तीनों के साथ रहते हुए तीनों के बीच अच्छा बॉन्ड था, लेकिन राचेल और शीला आपस में ही ये म्यूचुअली डिसाइड कर चुकी थी कि वो दोनों स्काइलर को पसंद नहीं करती। इसके पीछे का कारण कुछ नहीं है, जस्ट वो स्काइलर से नफरत करती हैं और सिर्फ इसी नफरत की वजह से यहाँ राचेल और शीला ने मिलकर स्काइलर को निपटाने का प्लान बना लिया। कई महीनों की प्लानिंग यहाँ उन्होंने स्काइलर के साथ रहते हुए स्काइलर को निपटाने की करी। उन्होंने कई बार यहाँ स्काइलर को बताया कि एक दिन हम दोनों तुम्हारी मौत का कारण बनेंगे, लेकिन यहाँ बेचारी स्काइलर को लग रहा था कि ये दोनों जस्ट उसकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये जस्ट उसके साथ मजाक कर रही हैं। इतना ही नहीं, इन दोनों ने अपनी क्लासमेट्स को भी बताया कि इस तरह से वो स्काइलर से नफरत करती हैं और वो स्काइलर को अपने साथ नहीं देखना चाहती। अपने साथ तो क्या, वो स्काइलर को इस दुनिया में ही नहीं देखना चाहती और एक दिन ऐसा आएगा जब हम दोनों मिलकर स्काइलर को निपटा देंगे। लेकिन यहाँ स्काइलर के तरह बाकी के क्लासमेट्स को भी लगा कि ये दोनों जस्ट मजाक कर रही हैं। किसी को भी इनके मन में असलियत क्या चल रही थी इसके बारे में एहसास ही नहीं हुआ। कई महीनों की प्लानिंग यहाँ स्काइलर के साथ रहते हुए राचेल और शीला ने कर ली थी। राचेल, स्काइलर, शीला तीनों मिलकर यहाँ रातों को नाइट आउट कर रही थी। यहाँ बेचारी स्काइलर को लगता कि ये दोनों ही उसकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं और इन्हीं के साथ बाकी की जिंदगी उसे काटनी है। लेकिन दिन आया 6 जुलाई 2012 का। रात के तकरीबन 12:30 बजे हुए थे और तभी यहाँ स्काइलर के फोन पर एक मैसेज रिसीव हुआ और ये मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि शीला और राचेल ने मिलकर ही भेजा था। और इस मैसेज में लिखा हुआ था कि रात हो चुकी है और उन्हें नींद नहीं आ रही, तो क्यों ना यहाँ बाहर निकलकर नाइट आउट वगैरह करने चलते हैं, घूमने फिरने चलते हैं, खा पी कर वापिस आ जाएंगे। शुरुआत में यहाँ स्काइलर ने मना भी किया कि नहीं यार, रात बहुत हो चुकी है और इस टाइम पर बाहर निकलना ठीक नहीं होगा, हम सुबह कहीं बाहर घूमने के लिए चलेंगे, अभी सो जाओ। लेकिन यहाँ राचेल और शीला उसकी ना को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने स्काइलर को फोर्स किया और कहा कि तुम जस्ट अपने कमरे से बाहर निकलो, हम दोनों तुम्हें पिक करने के लिए गाड़ी लेकर आ रहे हैं। तभी राचेल और शीला अपनी गाड़ी लेकर स्काइलर के कमरे पर पहुंचे। गाड़ी बाहर लगाई उन्होंने और जो फोटो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसके घर के बाहर की ही सीसीटीवी में कैद हुई। यहाँ आप देख सकते हैं कि राचेल और शीला की गाड़ी स्काइलर के घर के बाहर खड़ी हुई है और ये इंतजार कर रहे थे स्काइलर के बाहर आने का। कुछ ही टाइम बाद स्काइलर बाहर आई, वो गाड़ी में बैठी और तीनों ने अब गाड़ी को चलाना स्टार्ट किया। ये कोई पहली बार नहीं था जब वो इस तरह से गाड़ी में बैठकर इतनी रात को बाहर निकल रहे हों। वो ऐसे ही यहाँ से बहुत बार बाहर निकलकर पेंसिल्वेनिया, अमेरिका के बॉर्डर पर जाकर एक गार्डन में बैठकर आराम फरमाया करते थे। वहां बैठकर दारू वगैरह पीते थे, हंसी मजाक करते थे और कुछ टाइम बाद वापस लौटकर अपने कमरे पर आ जाया करते थे। खैर ये तीनों अपनी गाड़ी लेकर उस पेंसिल्वेनिया के बॉर्डर पर मौजूद पार्क में पहुंचे। गाड़ी को पार्क किया, रात के तकरीबन 1:30 बज चुके थे और तीनों अब इस पार्क में बैठ चुके थे। लेकिन तभी यहाँ पर राचेल और शीला को याद आया कि वो अपना लाइटर, जिससे वो सिगरेट जलाते थे, वो गाड़ी में ही भूल आए हैं। तो इन दोनों ने स्काइलर से रिक्वेस्ट करी कि क्या तुम गाड़ी में जाकर वो लाइटर वापस उठाकर ले आओगी। स्काइलर ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी जाकर ले आती हूँ।
राचेल ने यहाँ अपनी गाड़ी की चाबी स्काइलर को दी और स्काइलर अब उस चाबी को लेकर गाड़ी की तरफ निकल चुकी थी। लेकिन बेचारी स्काइलर को पता ही नहीं था कि वो उस गाड़ी तक पहुंच ही नहीं पाएगी जिसमें से वो लाइटर लेने के लिए निकली है। जैसे ही वो यहाँ से गाड़ी की चाबी लेकर पार्क के बाहर पहुंचने ही वाली थी, तभी यहाँ पर उसने 1 2 3 की आवाज सुनी और ये 1 2 3 कोई और नहीं बल्कि उसकी ही दोस्त चिल्ला रही थी और ये 3 मतलब सिग्नल था स्काइलर के ऊपर हमला करने का। जी हाँ, 3 सुनते ही राचेल और शीला ने मिलकर अपनी जेब में रखे हुए ब्लेड्स को निकाला और वो सीधा स्काइलर की तरफ भागने लगी। स्काइलर ने पीछे मुड़कर देखा कि उसकी दोनों दोस्त उसकी तरफ भागी चली आ रही हैं, लेकिन उसको यहाँ कुछ अजीब नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि शायद हो सकता है कुछ और काम याद आ गया हो और वो वहीं रुक गई, अपने दोस्तों के पास आने का वेट करने लगी। कुछ ही सेकंड्स में राचेल और शीला दोनों स्काइलर के पास पहुंच चुकी थी और जस्ट दोनों ने मिलकर स्काइलर के बालों को पकड़ा, उसे जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर गिराते ही तकरीबन 54 बार, सोचकर देखिए 54 बार यहाँ पर उन ब्लेड्स से राचेल के गले के ऊपर वार किया गया। बाद में दिए गए इन दोनों के बयानों ने ही बताया कि उन्होंने यहाँ स्काइलर के गले पर तब तक वार किया जब तक उसके गले से गरगलिंग आवाज, जो कि खून निकलने के बाहर की आवाज होती है, वो आवाज आनी ना रुक गई। उसकी लाश के आसपास का इलाका पूरी तरह खून से लथपथ हो चुका था। इन दोनों ने मिलकर अपना पहला स्टेप तो पार कर लिया था। बेशक इस बात में कोई शक नहीं कि ये दोनों अपनी ही दोस्त के लिए दरिंदा बनकर सामने आई थी, लेकिन अब इन दोनों का दूसरा प्लान था स्काइलर की बॉडी को ठिकाने लगाना। और इन्होंने पहले ही यहाँ पार्क में घूमकर जगह ढूंढ ली थी कि वो यहाँ पर गड्ढा करेंगे और इस गड्ढे के अंदर स्काइलर की लाश को दफना देंगे। वो अपने साथ यहाँ गाड़ी में फावड़ा और कसी वगैरह लेकर आई थी, जिससे वो पार्क में ही गड्ढा खोदने वाली थी। उन्होंने गाड़ी की डिग्गी से फावड़ा और कसी निकाली और अपनी जो जगह उन्होंने चूज की थी पार्क में, वहां जाकर गड्ढा खोदने लगी। लेकिन यहाँ एक दिक्कत आ गई, उन्होंने पार्क की मिट्टी को अच्छे से एनालाइज नहीं किया। उनको नहीं पता था कि पार्क में जो ऊपरी मिट्टी है वो तो नरम है, उसके नीचे यहाँ चट्टानी पत्थर मौजूद हैं। और ये चीज़ जब उनके सामने आई खोदते हुए तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इन छोटी छोटी फावड़ा और कस्सियों से इस चट्टानी पत्थर को तो बिल्कुल नहीं खोद सकते। उन्होंने आसपास कहीं और जगह भी गड्ढे खोदने की ट्राई करी, लेकिन हर जगह थोड़ी ही नीचे जाने के बाद वो चट्टानी पत्थर उनके सामने आ रहे थे। महीनों की प्लानिंग अब उनकी फेल होती हुई दिखाई दे रही थी। आधा काम वो कर चुकी थी, आधा काम अब उनका बाकी था। जिसके बाद उन्होंने सिंपली स्काइलर की लाश को उठाया, पास ही मौजूद झाड़ियों में फेंका और उसके ऊपर साइड में पड़े ईंटों को फेंक दिया। स्काइलर के कपड़े यहाँ से उन्होंने उतार लिए थे और उसके बाद उन कपड़ों को भी आग लगा दी। और जस्ट ये काम करने के बाद वो अपनी गाड़ी में वापस बैठी और अपने अपने घर जाकर आराम से सो गई। अगले दिन जब स्काइलर अपने घर नहीं पहुंची तो उसके माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने जाकर तुरंत यहाँ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई कि उनकी बेटी ऐसे ऐसे अभी तक घर नहीं पहुंची है। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि रिपोर्ट लिखवाते टाइम यहाँ उसके माता पिता के साथ राचेल और शीला भी पुलिस स्टेशन में ही खड़ी हुई थी। बेशर्मों की तरह यहाँ राचेल और शीला उसके माता पिता के गले लग लग कर रो रही थी और अफसोस कर रही थी कि स्काइलर कहाँ चली गई। जरा आप इस पोस्ट को देखिए। ये पोस्ट किसी और ने नहीं बल्कि शीला ने ही अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करी थी, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि यू विल ऑलवेज बी माई बेस्ट फ्रेंड, आई मिस यू मोर देन यू कुड एवर नो। हत्यारे ही जब इस तरह की पोस्ट ट्विटर के ऊपर डालेंगे या फिर किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर डालेंगे तो कौन ही उनके ऊपर विश्वास करेगा। पुलिस ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन उनको हत्यारे का पता नहीं लग पा रहा था। उनको यहाँ स्काइलर की लाश तो मिल चुकी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि कौन ये काम कर सकता है। ऑब्वियसली यहाँ बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर कौन ही शक करेगा। यहाँ जब शीला और राचेल से पूछताछ की गई तो उन्होंने कह दिया कि वो तो जस्ट अपने घर पर ही थी उस टाइम पर जिस टाइम पर ये सारा कांड हुआ। लेकिन अब एक डर था जो इन दोनों के मन में बैठ चुका था। उनको लग रहा था कि आज नहीं तो कल पुलिस उन तक दोबारा पहुंचेगी और उनका जुर्म पकड़ा जाएगा। और अब आप सोच कर देखिए, 5 महीनों का समय बीत चुका था इस जांच को चलते हुए। दिन आया 3 जनवरी 2013 का, जब राचेल और शीला एक बार फिर से पुलिस स्टेशन पहुंची और दोनों ने पहुंचकर वहां अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनको लग रहा था कि अगर वो खुद से जाकर सरेंडर करेंगी तो उनको कम सजा मिलेगी। और जब इन्होंने अपना एक कबूलनामा पुलिस के सामने स्वीकारा तो इनके बयानों के मुताबिक वो उस जगह पर दोबारा गए जहां पर ये सारा कांड किया था। उन्होंने वहां वो गड्ढे भी दिखाए जहां वो उन्होंने खोदने की ट्राई करी थी, लेकिन वो खुदे नहीं क्योंकि नीचे पत्थर मौजूद था। शीला को यहाँ 40 सालों की और राचेल को यहाँ 30 सालों की सजा सुनाई गई। बेशक वो इस सजा में 10 सालों बाद पैरोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अब 2023 में 10 साल उनके पूरे हो जाएंगे। वो अभी तक जेल में ही बंद हैं और अब इसी साल वो पैरोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो बाहर आ सकती हैं दोनों। ये कहानी थी एक बहुत ही डिस्टर्बिंग फोटो की। अब चलते हैं दूसरी फोटो की तरफ। जरा इस फोटो को देखिए जो आपकी स्क्रीन पर अभी आ रही है। वैसे तो इस फोटो को असलियत में सन 1979 यानी कि 1979 में क्लिक किया गया था। असल में ये फोटो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बने एक लूना पार्क के बाहर की है।
इस लूना पार्क में एक स्पेशल घोस्ट ट्रेन उस टाइम पर चलाई जाती थी जो कि बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस थी। बच्चे इस घोस्ट ट्रेन में बैठने के लिए हमेशा से एक्साइटेड रहते थे और हमेशा ही इस पार्क में इस ट्रेन पर बैठने के लिए भीड़ लगी रहती थी। और ये फोटो जस्ट उसी लूना पार्क के बाहर क्लिक की गई थी। इस फोटो में जो आप छोटा सा लड़का साइड में देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, इस लड़के का नाम डेमियन गॉडसन है और ये बच्चा असल में अपने बड़े भाई और अपने माता पिता के साथ इस लूना पार्क में उस दिन एंजॉयमेंट के लिए आया हुआ था। फाइनली अब उनकी भी बारी आ चुकी थी इस घोस्ट ट्रेन में बैठने की। पूरा दिन उन्होंने थीम पार्क में एंजॉय किया और वेट कर रहे थे कि कब उनकी बारी आएगी जब वो इस घोस्ट ट्रेन की सवारी करेंगे। खैर अब यहाँ शाम होते होते उनके ग्रुप की बारी आ चुकी थी और जस्ट इस ट्रेन में बैठने से पहले यहाँ डेमियन की माता ने इस फोटो को क्लिक किया। इस बच्चे के साथ खड़ा ये राक्षस जैसा आदमी कौन था ये आज तक पता नहीं चल पाया। यहाँ डेमियन की माता को लग रहा था कि ये जरूर इस पार्क में काम करने वाला कोई एक्टर होगा जिसने इस तरह की कॉस्ट्यूम डाली हुई है और वो जस्ट बच्चों के साथ आकर फोटोज क्लिक करवा रहा है। डेमियन का बड़ा भाई और उसके पिता ही यहाँ इस ट्रेन के अंदर बैठने वाले थे, जबकि डेमियन की माता जेनी वो यहाँ दूर बैठकर आइसक्रीम खाने वाली थी और इस घोस्ट ट्रेन की राइड को वो दूर से ही देखने वाली थी। चारों का प्लान सेट हो चुका था। यहाँ जेनी को छोड़कर तीनों यानी कि डेमियन का बड़ा भाई और उसका पिता तीनों घोस्ट ट्रेन में जाकर बैठ गए और जेनी ने दूर जाकर आइसक्रीम खरीदी। और जब ये जेनी दूर बैठकर आइसक्रीम खा रही थी उसने नोटिस किया कि इस घोस्ट ट्रेन से बहुत तेज धुआं निकल रहा है। इस तरह का धुआं उसने आज से पहले कभी इस घोस्ट ट्रेन से निकलता हुआ नहीं देखा था। उसने तुरंत अपनी आइसक्रीम फेंकी और वो घोस्ट ट्रेन की तरफ भागने लगी और जब उसने पास जाकर देखा तो उसको महसूस हुआ कि ये पूरी ट्रेन ना सिर्फ घोस्ट ट्रेन बल्कि द बर्निंग ट्रेन बन चुकी थी। पूरी की पूरी ट्रेन आग की चपेट में आ चुकी थी। उस टाइम पर इस घोस्ट ट्रेन के अंदर तकरीबन 35 लोग मौजूद थे और इनमें से 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और इन मरने वाले 7 लोगों में जेनी के हस्बैंड क्रेग, उनका बड़ा बेटा और उनका छोटा बेटा डेमियन भी मौजूद था। तीनों की यहाँ मौके पर ही मौत हो चुकी थी जेनी की आंखों के सामने। इस चलती हुई ट्रेन में ये आग कैसे लगी ये आज तक पता नहीं चल पाया। कुछ लोगों ने माना कि हो सकता है जरूर यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया होगा इस ट्रेन के अंदर और उसी वजह से आग लग गई, लेकिन बहुत से लोगों के पेट में बात हजम नहीं हुई। क्योंकि ये पार्क हमेशा से ही विवादों का हिस्सा रहा है और सभी ने माना कि जरूर ये आग जानबूझकर यहाँ लगाई गई होगी। जरा इस आदमी से मिलिए जिसका नाम एब सैफरन था, जो कि इस इलाके में पिछले काफी लंबे टाइम से आगजनी की घटनाओं में शामिल माना जा रहा था। यह आदमी अपने फायदे के लिए कहीं भी आग लगा सकता था और यह आदमी काफी लंबे टाइम से चाह रहा था कि ये लूना पार्क बंद हो जाए। और इसके पीछे भी एक कारण था, क्योंकि कुछ सालों पहले यहाँ एब सैफरन ने इस लूना पार्क को खरीदने के लिए इसके मालिकों को ऑफर किया था, लेकिन यहाँ इसके मालिकों ने अपना पार्क बेचने से मना कर दिया। इस बात से गुस्सा होकर यहाँ एब सैफरन ने उनके मालिकों को धमकी दे दी थी कि आज नहीं तो कल उनका पार्क वो बंद करवा कर रहेगा। अब यहाँ पर 2 कारण हो सकते हैं, या तो ये एब सैफरन इस पार्क को बंद करवाना चाहता था या फिर हो सकता है वो इस पार्क को खरीदना चाहता हो। क्योंकि अगर वो इस ट्रेन को इस तरह से जला देगा तो ऑब्वियसली इस पार्क की जो इज्जत, जो विश्वास लोगों का इस पार्क पर बना हुआ था वो घट जाएगा और ऑटोमेटिकली जो इस पार्क की मार्केट वैल्यू थी वो गिर जाएगी और एब सैफरन को ये पार्क बहुत कम दामों में मिल जाएगा। फाइनली इस हादसे के कुछ टाइम बाद जब जेनी घर पर बैठकर अपनी इन फोटोज को देख रही थी जो उस दिन इसने क्लिक करी थी, तो उसके सामने ये फोटो भी आई। उसने अपने बेटे को नोटिस किया। डेमियन यहाँ इस फोटो में बहुत खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके साथ ये आदमी कौन खड़ा था, इसके ऊपर अब जेनी का ध्यान गया। उसको याद आया कि वो तो यहाँ अपने बच्चों की ही फोटोज क्लिक करने वाली थी और तभी ये मास्क पहने हुए आदमी उसके परिवार के पास आया। उसके छोटे बेटे के कंधे पर उसने हाथ रखा और उनके साथ फोटोज क्लिक करवाई। उस टाइम पर यहाँ जेनी को लग रहा था कि ये आदमी जिसने मास्क पहना हुआ है वो इस पार्क में काम करने वाला कोई एक्टर होगा और मनोरंजन के लिए पार्क वालों ने यहाँ इसे छोड़ा हुआ होगा। लेकिन जब इस फोटो को लेकर जेनी पार्क वालों के पास पहुंची और पूछने लगी कि ये उस दिन की फोटो है और उस दिन ये आदमी आपके यहाँ पार्क में काम कर रहा था, लेकिन पार्क वालों को अच्छे से याद है कि उन्होंने अपने इतिहास में कभी किसी कॉस्ट्यूम एक्टर्स को हायर नहीं किया, यानी कि किसी तरह के इस आदमी को हायर नहीं किया जिनको वो इस तरह की कॉस्ट्यूम पहनाकर लोगों के बीच मनोरंजन के लिए छोड़ रहे हों। दिखने में ही ये फोटो कितनी अजीब सी लग रही है। ये असल में आदमी कौन था ये आज तक पता नहीं चल पाया। बहुत बड़े पैमाने पर एक इन्वेस्टिगेशन इस आदमी को ढूंढने के लिए स्टार्ट की गई, लेकिन बदकिस्मती से उस टाइम पर ना ही इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस दुनिया में मौजूद थी और ना ही CCTVs वगैरह उस
पार्क में उस टाइम पर लगे हुए थे, जिससे ये पता चल सके कि ये आदमी असल में था कौन। बहुत से लोगों ने बताया कि ये जरूर कोई राक्षस होगा और इसी की वजह से ये आगजनी की घटना उस दिन उस ट्रेन में हुई। दिखने में ही ये फोटो बहुत अजीब सी लग रही है। इस फोटो को देखकर मुझे एक अजीब सी वाइब आ रही है। बेशक अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी इस आदमी को नहीं ढूंढा जा सका। अब क्या ही कर सकते हैं, ये मिस्ट्री हमेशा एक मिस्ट्री ही बनी रहेगी। अगर आने वाले टाइम में इसके बारे में कोई अपडेट हुई तो मैं आपको जरूर इसी चैनल पर बता दूंगा। अब चलते हैं हमारी तीसरी फाइनल फोटो की तरफ। जरा इस फोटो को देखिए। इस फोटो को देखकर आपको क्या याद आ रहा है? बेशक हो ना हो, आपने ये फोटो इंटरनेट पर पहले जरूर देखी होगी और स्पेशली यूट्यूब पर तो आपने बहुत देखी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ इस फोटो को थंबनेल बनाकर बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पर पब्लिश की गई, लेकिन किसी को भी असल में इस फोटो का सच नहीं पता। बहुत से लोग इसे जेल मान रहे थे कि पुराने जमाने में इस तरह से कैदियों को सजा दी जाती थी, लेकिन असल में ये फोटो सन 1913 में मंगोलिया में क्लिक किया गया था, जिसके अंदर एक महिला को मरने के लिए खुले इलाके में एक डब्बे के अंदर कैद करके छोड़ा गया था। इस तरह की सजा को मंगोलिया में मेयरमेंट के नाम से जाना जाता है। इतिहास में इस तरह की सजा को बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन जैसे ही 20वीं सदी शुरू हुई उस टाइम पर इस तरह की क्रूर सजाओं के ऊपर बैन लगा दिया गया था। लेकिन मंगोलिया में ये उस टाइम पर भी ऑपरेट की जा रही थी। मंगोलिया में इस तरह की सजाएं सिर्फ उन्हें दी जाती हैं जो कि सरकार के खिलाफ बोलते हैं या फिर जो सच्चाई उठाने के लिए वहां पर अपनी आवाज खोलते हैं। ये महिला जिसे इस तरह से इस डब्बे के अंदर कैद करके रखा गया था, ये महिला कौन थी ये आज तक पता नहीं चल पाया। इस महिला ने क्या किया था ये भी पता नहीं चल पाया, लेकिन इस महिला की किस्मत चाहे जो भी रही हो, बस इतना पक्का था कि इसे एक लकड़ी के डब्बे में कुछ इस तरह से बंद करके रेगिस्तान के बीचों बीच मरने के लिए छोड़ दिया गया था। सिर्फ उसे खाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा शहद, जो कि इस डब्बे के साइड में पड़े हुए कटोरी के अंदर आप देख सकते हैं, सिर्फ ये शहद ही यहाँ दिया गया था। बेचारी इस शहद को शायद उठा भी नहीं सकती थी, क्योंकि इस डब्बे से या तो वो अपना हाथ बाहर निकाल सकती थी या फिर अपना मुंह। जब मैंने इस फोटो के बारे में और ज़्यादा रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि जो शहद इसके साइड में रखा हुआ था वो इस महिला ने छुआ तक नहीं, बल्कि और कीड़े मकोड़े इस शहद की कटोरी पर जमा हो चुके थे और वही कीड़े मकोड़े इस शहद को अपना भोजन समझकर खा चुके थे। उनकी भी कोई गलती नहीं थी, उन्हें नहीं पता था कि ये भोजन किसी और मरने वाली महिला का है। ये जो छेद आप देख रहे हैं जिसके अंदर से इस महिला ने अपना मुंह बाहर निकाला हुआ है, ये छेद भी पूरे दिन में कुछ टाइम के लिए ही बाहर खोला जाता था। बाकी के टाइम पर ये छेद भी यहाँ ढक्कन से बंद रखा जाता था। सोचकर देखिए बेचारी इस महिला को कितनी गंदी मौत मिली होगी, किस तरह की पनिशमेंट ये उस टाइम पर दुनिया में दी जा रही थी। इस महिला के अंतिम दिन कैसे रहे होंगे? पूरा पूरा दिन वो पैर मोड़े, सीधे भी नहीं होते थे इस डब्बे के अंदर, तो पैर मोड़कर पूरा पूरा दिन यहाँ इस डब्बे में पड़ी रही होगी और अंत में धीरे 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 कर मौत के मुंह में समा गई होगी। सोचकर ही यहाँ मुझे तो डर सा लग रहा है। खैर